हेलो एवरीवन, मैं हूं अनर जैन फ्रॉम निधिश्री एकेडमी और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इश्यूज रिलेटेड विथ वुमेन एंड चाइल्ड। ठीक है, ये जो एचआरडी वाला यूनिट है उसमें पिछले लेक्चर में हमने देखा था ओल्ड एज रिलेटेड इश्यूज़, जो बूढ़े लोग हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज़। आज हम देखेंगे वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है और अगर हम प्रॉपर जब ह्यूमन रिसोर्सेज या सोशोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें जनरली ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि वुमेन और चाइल्ड के क्या इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस यूनिट है, यहाँ पर हमें अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन दिस इश्यूज़ हमें सॉल्यूशंस भी ढूंढना है या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या पॉलिसीज़ वगैरह कैसी चल रही हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा भी आ सकता है कि गवर्नमेंट की कोई एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी के बारे में आपको क्रिटिकल असेसमेंट लिखने को मिले, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या, या फिर पूरा होलिस्टिकली इश्यूज़ पूछ सकते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं इश्यूज़ रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड। सबसे पहले हम इनको पढ़ते ही क्यों हैं वुमेन एंड चाइल्ड को, लाइक क्या रीज़न है। ओके, तो रीज़न ये है बिकॉज दे बिलोंग टू द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन एंड ह्यूमन राइट्स इशू। मतलब ये लोग वल्नरेबल है, मतलब दे आर वेरी प्रोन टू एनी काइंड ऑफ सोशल इल्स। बहुत जल्दी इन पे असर करेगी कोई भी चीज़, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं और इनके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन या ह्यूमन राइट्स इशू के रिलेटेड इश्यूज होते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं। अब ये वल्नरेबल क्यों हैं? तो वल्नरेबल में एक हो गई आपकी वुमेन, एक हो गए आपके चाइल्ड या चिल्ड्रन। तो हम पहले चिल्ड्रन को देखेंगे। ये वल्नरेबल ग्रुप है और ये वल्नरेबल क्यों होते हैं? बिकॉज मोस्ट ऑफ देम या किसी वजह से वो ऑर्फन हो जाएं, किसी वजह से वो उनको छोड़ के चले जाएं उनके माँ बाप, एबंडन्ड, चिल्ड्रन ऑन स्ट्रीट, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय HIV, एड्स और कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी। ठीक है, देन गर्ल चाइल्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब चिल्ड्रन, ये वल्नरेबल ग्रुप होता है। तो हर चाइल्ड वल्नरेबल नहीं है, ऐसे चाइल्ड जिनमें ये सब चीज़ें हैं और सपोर्ट स्ट्रक्चर वीक हो तो वो वल्नरेबल है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई भी ऑर्फन्ड बच्चा वल्नरेबल है, पर ऑर्फन्ड को अगर गोद लेने वाला इंसान बहुत ही सही इंसान है या उसका सपोर्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है तो वो वल्नरेबल नहीं कहलाएगा। तो कलेक्टिवली ये बस इतना है कि आप हाईलाइट कर सकते हो कि हाँ यार ये टाइप के चिल्ड्रन हैं तो शायद मोस्ट प्रोबेबली दे आर वल्नरेबल। ये एकदम सही नहीं है कि सारे वल्नरेबल रहेंगे, पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि दे कैन बी वल्नरेबल। अब ये वल्नरेबल इसलिए रहते हैं क्योंकि ये क्या फेस करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। मैंने आपको बताया ये वल्नरेबल तभी हैं क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं और दूसरा है ह्यूमन राइट्स इश्यूज। तो डिस्क्रिमिनेशन क्यों फेस करते हैं? ओके, डिस्क्रिमिनेशन इसलिए फेस करते हैं उनकी उम्र की वजह से, बहुत छोटी उम्र है तो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर सकते हैं। उनके जेंडर की वजह से, मेल या फीमेल, उनके रिलीजन के बेसिस पे, उनके सोशल एंड कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, जिसमें जनरली शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के बच्चे आ जाएंगे। एंड दे डू नॉट हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज एंड अगर फ्यूचर की बात की जाए तो एम्प्लॉयमेंट। इसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन का रहता है। तो अगर इमेजिन करिए कि एक ऐसा कोई बच्चा है जो पर्सन विद या चाइल्ड विद डिसेबिलिटी है एंड ही इज़ नॉट एबल टू गेट क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज विच विल लीड टू हिज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो काफ़ी कम रहेगी। और क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी कम रहेगी, फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी कम हो जाएंगे। इन्हें बार बार भटकना पड़ेगा किसी भी टाइप की एक छोटी सी नौकरी के लिए लेने के लिए। और आपको पता ही है कि इंडिया में जो मेजॉरिटी सेक्टर है इकोनॉमी में वो इनफॉर्मल सेक्टर आता है। 90% के आसपास या 94% के आसपास इनफॉर्मल सेक्टर होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कभी भी हायर एंड फायर किया जा सकता है, तो वो दिक्कत रहती है, परमानेंट नहीं रहते हैं। तो इसीलिए ये वल्नरेबल सेक्शन होते हैं और हमें इनके ऊपर वर्क करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि काफ़ी प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस हम लेकर आए हैं और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स भी कुछ ऐसे हुए हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं, हम इस डायरेक्शन में कदम काफ़ी उठा रहे हैं। बट हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी एफर्ट्स लिए गए हैं इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। मोर एफर्ट्स आर नीडेड स्पेशली फॉर रूरल एरियाज़, जहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये सारे रीजंस और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अर्बन इलाके में लोग थोड़े पढ़े लिखे रहते हैं, लिटरेसी रेट काफ़ी हाई रहता है, स्किल लोग रहते हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपने राइट्स के लिए अवेयर भी रहते हैं। पर रूरल एरिया में ये चीज़ें थोड़ी कम देखने को मिलती हैं, इसलिए वहाँ पे वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अगर एक रूरल इलाके में कोई बच्चा स्ट्रीट्स पे रह रहा है, मतलब उसकी हालत आप देखिए बहुत ज़्यादा ही खराब होगी। अर्बन इलाके में देयर वुड बी सम काइंड ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रीट्स पे कोई बच्चा मिलता है, लोग उसे एक अनाथाश्रय छोड़ के आ जाते हैं, अनाथाश्रय में कोई NGO उसका हेल्प कर देता है, कोई बिजनेसमैन उसकी कभी हेल्प कर देता है,
काइंड में हेल्प कर देता है। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, पर रूरल इलाके में अवेयरनेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, और क्योंकि अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा कम है, प्रोग्रेसिव चेंजेस या लेजिस्लेटिव चेंजेस का रूरल लेवल पे इफेक्ट थोड़ा कम देखने को मिलता है। अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं तो एक प्रोमिनेंट सॉल्यूशंस जो काफ़ी सोशोलॉजिस्ट ने कहा है वो ये है कि यू हैव टू एंश्योर दैट दीज चाइल्ड दैट आर बोर्न शुड एटलीस्ट हैव अ बर्थ रजिस्ट्रेशन। अब बर्थ रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि बर्थ रजिस्ट्रेशन अगर कंपलसरी होता है थ्रू CRS, मतलब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जो हर स्टेट का एक होता है कि जितने भी बच्चे उस जगह पे पैदा हो रहे हैं वो एक रजिस्टर करवा ले। अब देखिए, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन होता है तो गवर्नमेंट के पास सेट है, डाटा सेट है कि यार इतने बच्चे हैं, ये इनके पेरेंट्स हैं, अगर मान लीजिए पेरेंट्स नहीं है तो ये ऑर्फन है, ये एबेंडेंट है, वगैरह वगैरह। तो किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए यू नीड डेटा फर्स्ट हैंड, क्योंकि तभी आप कोई एक्शन ले सकते हो। आप ब्लाइंड एरो नहीं खेलोगे कि अंधेरे में आप तीर चलाओगे कि एग्जैक्टली क्या करना है। आपको पता होना चाहिए कि यार भोपाल जैसी जगह पे 500 बच्चे ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, इंदौर जैसी जगह पे ऐसे बच्चे हैं जो 200 बच्चे ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो हमारे पास ये डेटा सेट चाहिए, और डेटा सेट तब आएगा जब उनका रजिस्ट्रेशन होगा, तभी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी इनिशिएटिव ले सकती है उनके लिए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम बर्थ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करवा दें। गांव वगैरह में जो बर्थ रजिस्ट्रेशन का काम होता है रूरल एरियाज में, ये काम वहां पे पंचायत करती है, और अर्बन इलाके में बर्थ रजिस्ट्रेशन का काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करती है। अब क्योंकि बड़ा इलाका है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काफ़ी अवेयर रहती है, वो नर्सिंग होम्स वगैरह से डेटा कलेक्ट कर लेती है और 1 महीने बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू रूरल एरियाज इट इज़ काइंड ऑफ लिथार्जी रहती है। कई बार पंचायत इशू नहीं करता सर्टिफिकेट, सामने वाले का प्रूफ ही नहीं कि वो इंडिया में पैदा हुआ। जब प्रूफ नहीं रहता है तो काफ़ी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो उसको मिलने चाहिए कायदे से वो मिल नहीं पाते हैं, अगर वो मान लीजिए शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब चिल्ड्रन से रिलेटेड है। तो ऐसे केस में बर्थ रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी वेरी कंपलसरी। तो आपको इंश्योर करना है कि किसी भी कीमत पर, क्योंकि हम गवर्नमेंट व्यू पॉइंट देख रहे हैं, ये ज़रूरी काफ़ी ज़्यादा है कि हम बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाएं किसी भी बच्चे का जो भी इंडिया में पैदा हो रहा है। उसके बाद आर्टिकल 21A, आपको पता है ये राइट टू एजुकेशन कहलाता है। ओके, इश्यूज ऑफ लो एनरोलमेंट देखने को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि RTE के बाद क्या है हमारा एजुकेशन फ्री है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टिल एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी कॉलेज स्कूल है। तो इस केस में देखने को क्या मिलता है कि एनरोलमेंट काफ़ी ज़्यादा कम है, बच्चे काफ़ी कम एनरोल करते हैं, हाई ड्रॉप आउट रेट, शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स एक्सेट्रा, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड रीजन है। लो एनरोलमेंट क्यों है, लोग पढ़ना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि भाई घर में काम है, पढ़ लिख के क्या करेगा, गवर्नमेंट इतना कुछ दे भी रही है, और ऐसा लगता है कि भाई पढ़ेगा बाहर चला जाएगा तो घर का सपोर्ट कौन करेगा, घर में जो ज़मीन पड़ी उसका कौन ध्यान रखेगा, इसलिए लो एनरोलमेंट रेट है। ओके, ये एक रीज़न है। कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाने का जो तरीका होता है वो बच्चों को नहीं लुभाता। जैसे कई बार अभी एक केस आया था डिंडोरी में, जहाँ पे डिंडोरी एंड मंडला रीजन में, जहाँ पे जो गोंडी भाषा काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है, क्योंकि गोंड ट्राइब काफ़ी प्रोमिनेंट है, पर मोड ऑफ टीचिंग काफ़ी ज़्यादा हिंदी तरफ है। तो पीपल और लोग बच्चे वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं पा रहे तो हाई ड्रॉप आउट रेट, वो पढ़ना नहीं चाहते, वो कुछ और करना चाहते हैं। टीचर जो रहते हैं वो उनकी भाषा में नहीं समझा पाते उन्हें, क्वालिफाइड टीचर नहीं रहते, टीचर रहते भी हैं तो मैंने आपको पहले टीचिंग वाले उसमें बताया था कि एजुकेशन रिलेटेड क्या इशूज़ हैं, कि टीचर्स को, गवर्नमेंट टीचर्स को बाकी चीज़ों में लगा दिया जाता है, वो अटेंडेंस लेंगे, फीस कलेक्ट करेंगे, इलेक्शन ड्यूटी में जाएंगे, तो फिर पढ़ाएगा कौन? तो ये दिक्कत आ जाती है। तो क्वालिफाइड टीचर्स काफ़ी कम रहते हैं, बच्चे पढ़ तो लेते हैं, गवर्नमेंट उन्हें पास भी कर देती है, क्योंकि अभी तक 8 तक आप किसी को फेल भी नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से बच्चा पढ़ लिखता है पर मार्केट के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में फिट ही नहीं बैठेगा, क्योंकि स्किल नहीं है उसके पास। तो ये देखने को मिलता है कि आर्टिकल 21 एग्जिस्ट तो करता है, पर इसके में भी काफ़ी सारे इशूज़ हैं। तो आप ये 21 के अंदर इशूज़ लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा 14 ईयर्स के नीचे है तो वो वैसे काम नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2016। बट 2 केसेस में वो काम कर सकता है। अगर वो काम कर रहा है किसी फैमिली एंटरप्राइजेस के केस में, भाई आपकी किराने की दुकान है, आप स्कूल आवर्स के बाद बच्चे से घर में भाई वो हाथ बटा सकता है आपका, अगर फैमिली ओन्ड एंटरप्राइज है तो यहाँ पे छूट दे रखी है। और दूसरी छूट अगर आपको पता होगी तो दे रखी है ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री के मामले में, जहाँ पे जो सिनेमा या जो टीवी शोज़ या जो भी इस टाइप का होता है उसमें बच्चे काम कर सकते हैं, चाइल्ड एक्टर्स वगैरह काम कर सकते हैं। तो ये 2 जगहों पे छूट दी गई है। पर ये देखने को मिलता है कि ये वाला जो फैक्टर है, मतलब वहाँ पे तो चलिए ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में बिकॉज पेरेंट्स साथ में रहते हैं बच्चों के, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता। बट फैमिली एंटरप्राइजेस के नाम पर कई बार बच्चों का जो लो एज रहती है
उसका शोषण होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। और चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, आप यहाँ पे आर्टिकल कौन सा लिखेंगे, आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच बेसिकली डील्स विद चाइल्ड लेबर। ओके, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि चाइल्ड लेबर कुछ नहीं पर इनडायरेक्टली एग्जिस्ट करता है इंडिया में। अब बात आती है वुमेन की, तो यहाँ पे हमने चाइल्ड रिलेटेड देख लिया जो काफ़ी वल्नरेबल सेक्शन है। अब वुमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वुमेन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है वायलेंस का, ठीक है, हिंसा का, विच कैन बी फिजिकल अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन, रेप और मर्डर। ओके, तो ये सारी चीज़ें वायलेंस के फॉर्मेट में देखने को मिलती है। और वायलेंस के अगेंस्ट जो कानून है वो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, जिसका काफ़ी हद तक इनसफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है, बिकॉज पुलिस कंसिडर्स वायलेंस एज अ प्राइवेट फैमिली मैटर। ओके, तो किसी भी वुमेन ने वायलेंस की कंप्लेंट लिखवाई तो पुलिस को लगता है अरे ये तो प्राइवेट फैमिली मैटर है, हम क्यों इसमें इन्वॉल्व हों। ऊपर उनके लिए केस बर्डन भी हो जाता है, तो कौन सॉल्व करेगा वाली जो इश्यूज रहते हैं, जो प्रकाश सिंह जजमेंट में भी देखने को मिला था हमें 2006 के। तो उनका ये कहना है कि इनसफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन बिकॉज पुलिस कंसिडर करती है प्राइवेट फैमिली मैटर, और क्योंकि जब पुलिस ही प्राइवेट फैमिली मैटर उसे कंसिडर करती है तो वो एक्यूज्ड को या जो भी एक्यूज्ड है उसको रिहा कर देती है। अब जब उसे रिहा कर देती है, सज़ा नहीं मिलती, तो उसको लगता है कि अरे यार ऐसा करने से भी कोई सज़ा नहीं मिल रही है, तो उसको दोबारा करता है। और इस टाइम एक्शन सीवियर हो जाते हैं। पहले तो भाई थोड़ा बहुत वायलेंस होगा, अब बहुत ज़्यादा फिजिकल वायलेंस होने लगा, भाई डाउरी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो भी इश्यूज़ हैं। मोस्ट ऑफ दीज केसेस में ये होता है कि फैमिली मेम्बर्स ही इन्वॉल्व रहते हैं। डोमेस्टिक वायलिंग इशू में फैमिली मेम्बर्स वगैरह रहते हैं इन्वॉल्व, और डाउरी काफ़ी प्रोमिनेंट रीज़न देखा गया है, ठीक है। इवन दो ये इलीगल है पर तब भी डिमांड तो रहती है लोगों की डाउरी रिलेटेड केसेस में। देन लैक ऑफ सपोर्ट सर्विसेज एंड शेल्टर्स, तो अगर वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से पीड़ित है, या सॉरी डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित है, किसी भी टाइप का वायलेंस है, तो वो जाएगी कहाँ, तो सपोर्ट सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसका गवर्नमेंट ने एक सॉल्यूशन निकाला था, अगर आपको पता होगा, इसे कहते हैं वन स्टॉप सेंटर, ठीक है। कई जगहों पे इसका अलग अलग नाम भी है स्टेट गवर्नमेंट में, शायद मध्य प्रदेश में इसका नाम सखी है, सखी सेंटर ऐसा करके कुछ शायद नाम है। तो ये वन स्टॉप सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, और यहाँ पे 24 आवर्स ओपन रहेगा। वुमेन इन डिस्ट्रेस, इन एनी फॉर्म ऑफ डिस्ट्रेस, शी कैन विजिट दिस वन स्टॉप सेंटर एंड शी वुड बी प्रोवाइडेड विद ऑल द नीडेड लीगल हेल्प एज वेल एज जो भी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसे बेसिक वहाँ पे मिल सकता है, वो वहाँ पे स्टे भी कर सकती है वन स्टॉप सेंटर में। बट ये बताइए कि वन स्टॉप सेंटर एक डिस्ट्रिक्ट में एक या दो होते हैं, बड़ा डिस्ट्रिक्ट तो शायद ज़्यादा हो सकते हैं। छिंदवाड़ा जिस जगह पे मुझे जहाँ तक पता है एक ही है जो मैंने देखा है। तो वन स्टॉप सेंटर में अब पूरे छिंदवाड़ा का एक, अब मान लीजिए वो सेंटर में लोकेटेड है और वायलेंस कहीं यहाँ से 20 किलोमीटर्स दूर हो रहा है, तो कैसे ट्रैवल करेगी वो? क्या उसको अवेयरनेस है कि यार मुझे यहाँ पे जाना है कि मेरे साथ घर पे वायलेंस हो रहा है, तो दे आर द लाइक मैकेनिज्म जो सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा मेरे लिए। ओके, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लैक ऑफ सपोर्ट सर्विसेज एंड शेल्टर इंडिया में एग्जिस्ट करता है। अगर हम इस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करें तो शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अगर हम वायलेंस को ही कर्ब कर दें, जैसे हम निपिंग इन द बड भी कहते हैं इंग्लिश में, कि जहाँ पे ओरिजिनेट होता है वहीं पे ही कड़ी से कड़ी सज़ा दे दी जाए, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की। साथ ही साथ आप सोसाइटी में ऐसा हम कर सकते हैं जहाँ पे हम सोसाइटी को अवेयर करें कि दिस इज़ क्राइम जो आप कर रहे हो। अगर सोसाइटी ही उन्हें एब्जॉर्ब कर ले, सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले, तो बहुत सही रहेगा, तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन परपेट्रेटर्स ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन लार्जली रिमेन अनपनिश्ड, तो जिन्होंने भी वायलेंस किया है वो जनरली देखा जाता है कि उनका जो कन्विक्शन रेट रहता है वो ना के बराबर होता है, मामला सेटल कर लिया जाता है लेन देन के थ्रू। और वही दिक्कत है कि जहाँ पे बात सेटल हो जाती है वहाँ पे सामने वाले को अथॉरिटी रहती है कि वो दोबारा सेम चीज़ करेगा, उसको पता है कि भाई पहली बार में सेटल हो गया था, इस बार भी हो जाएगा। तो ये जो दिक्कत रहती है ये सामने वाले को उसी वायलेंस को बार बार वो होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो वुमेन फर्स्ट इंस्टेंस में पुलिस के पास आई थी ये कह के कि भाई मेरे साथ वायलेंस हो रहा है या मेरे साथ जो भी XYZ चीज़ें हो रही हैं, उसका क्योंकि पुलिस ने सॉल्यूशन नहीं दिया, अगले बार शी वुड बी लाइक हेजिटेटिंग टू अप्रोच द पुलिस अगेन। इसीलिए वुमेन पुलिस स्टेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो कनेक्शन रहता है कि शी कैन फ्रीली लाइक से दैट थिंग टू द वुमेन पुलिस ऑफिशियल, जिसके पास इनफ पावर है कि वो डील कर सकती है इस टाइप के क्राइम से रिलेटेड। तो इसलिए जो मध्य प्रदेश में कई जगहों पे जो वुमेन थाना बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही सही इनिशिएटिव है, क्योंकि उसकी वजह से आप वायलेंस पे, डाउरी पे, इन सब चीज़ों से बहुत ईजिली, रेप जैसे केसेस पे, एक्सप्लॉयटेशन जैसे केसेस पे काफ़ी ईजिली आप या काफ़ी स्ट्रांगली आप एक्शन ले सकते हो। अगर हम बात की जाए कि लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग वुमेन इन दिस रिगार्ड, और रीज़न ये रहता है, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, काफ़ी वुमेन को नहीं पता होता है रूरल इलाके में स्पेशली, तो लैक ऑफ अवेयरनेस रहती है अमंग वुमेन इन दिस रिगार्ड। और रीज़न इज़
उनके पास लीगल राइट्स काफ़ी कम होते हैं। अगर हम इंडिया में देखा जाए तो वुमेन दैट ओन प्रॉपर्टी, उनका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर टू मैन दैट ओन प्रॉपर्टी। इसीलिए क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं रहता है, इनहेरिटेंस नहीं रहता है, तो सामने वाला किसी और के लिए सब्जेक्ट का ही काम करेगा। तो शी वुड बी बेसिकली सब्जेक्ट टू हर हस्बैंड और देयर फैमिली मेम्बर्स, या हस्बैंड के जो फैमिली मेम्बर्स रहेंगे उनके लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। इसी चीज़ को कई लोगों ने आइडेंटिटी क्राइसिस भी कहा है कि वुमेन की ना आइडेंटिटी नहीं होती, उन्होंने ये कहा था। और क्यों नहीं होती? क्योंकि शादी के पहले उस वुमेन की आइडेंटिटी उसके फादर होते हैं और शादी के बाद उस वुमेन की आइडेंटिटी उसका हस्बैंड होता है। तो वुमेन की इंडिविजुअल सेल्फ वर्थ या उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कहाँ गई? तो इसी चीज़ को हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं कि आइडेंटिटी मिसिंग रहती है। और इसलिए ज़रूरी है कि एजुकेशन दिया जाए ताकि अवेयरनेस फैलेगा तो सामने वाला अपनी खुद की आइडेंटिटी क्रिएट करेगा कि वो भी कुछ कर सकता है, ये भी कुछ कर सकता है। इसलिए वुमेन रिलेटेड जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ रहती है उसे बहुत ज़्यादा फैलाना चाहिए ताकि बाकी वुमेन भी एम्पावर हो सकें उस चीज़ को लेके। इश्यूज़ ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, ये बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है। अभी राजस्थान में भी एक चाइल्ड मैरिजेस वाला केस आया था, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं उसे। तो इश्यूज़ ऑफ चाइल्ड मैरिजेस स्टिल प्रेवलेंट इन स्मॉल पॉकेट्स ऑफ कंट्री। तो चाइल्ड मैरिजेस वैसे तो इलीगल है, पर तब भी ये स्मॉल पॉकेट्स ऑफ द कंट्री, काफ़ी ट्राइबल इलाके में, काफ़ी रूरल इलाके में आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस कई बार बीच में शादी रोक देती है, पता चलता है भाई दोनों ही नाबालिग हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि चाइल्ड मैरिज को नल एंड वॉइड, मतलब कि ये निरस्त की जाती है, ऐसा कुछ होता है वर्ड। तो इसे नल एंड वॉइड तभी कंसिडर किया जाता है जब आइदर मेल या फिर फीमेल की जो शादी है इट हैज़ बीन डन बाय फोर्स और काइंड ऑफ कुछ मतलब कुछ ऐसा एक्सटर्नल फोर्स लगा के कि नहीं तुम्हें शादी करनी है तभी हम आपसे बात करेंगे, इस टाइप का कुछ भी, मतलब इंटिमिडेशन या फोर्स के थ्रू अगर शादी हुई है तभी उस शादी को नल एंड वॉइड कंसिडर किया जाएगा। तो मान लीजिए अगर ये भी राज़ी हैं, दोनों ही नाबालिग हैं, तो इस टाइप की शादी को नल एंड वॉइड कंसिडर नहीं किया जाता इस एक्ट के अंदर। ये इस एक्ट का एक ग्रे एरिया रहता है। इसलिए क्या होता है कि अगर शादी रुकवा भी दी जाती है तो बाद में फैमिली मेम्बर्स क्या बोलते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि आप ऐसा बयान देना कि हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया गया था, हमारी शादी ऐसे ही हो रही थी। सो दिस इज़ वन एरिया विच नीड्स टू बी वर्कड अपॉन एंड यू हैव टू एंश्योर दैट चाइल्ड मैरिजेज अगर होती है, किसी भी टाइप का मैरिज होता है, तो मैरिज का भी रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे बर्थ का रजिस्ट्रेशन होता है, इसी तरह रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के अंदर या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मैरिज को भी रजिस्टर करता है। अब मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या पंचायत ये इंश्योर करेगा कि जो मेल है उसकी 21 ईयर्स ऑफ एज है एंड वुमेन की 18 ईयर्स ऑफ एज, अभी जो कानून हमारे पास चल रहा है। तो क्या होता है कि जब ये तो चाइल्ड मैरिज है, मतलब 18 से कम है, तो दे विल वेट फॉर 2 to 3 ईयर्स टू गेट टू दैट एडल्ट एज ग्रुप और फिर वो मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मैरिज तो एग्जिस्ट करती है, तो ऐसा नहीं कि मैरिज को नल एंड वॉइड कंसिडर किया गया अगर दोनों ने ये कर रखा है, क्या दोनों ही सहमत हैं इस चीज़ से। तो दिस इज वन ग्रे एरिया जहाँ पे मैंने आपको बताया टू बी वर्कड अपॉन। अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग, वेस्टिंग, अदर रीजंस है जो हमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, 3, 2 इस सब ने बता रखा है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंस है और ये हाईली प्रेवलेंस है अमंग एडोलेसेंट गर्ल, वुमेन एंड चाइल्ड, स्पेशली ऑफ SC ST ग्रुप। ओके, इसमें काफ़ी ज़्यादा अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। यहाँ पे वुमेन के साथ अंडर न्यूट्रिशन मतलब कि चाइल्ड की हेल्थ भी, जो कि जब वो चाइल्ड बियरिंग एज में आएंगी तो चाइल्ड के लिए भी दिक्कत होगी क्योंकि वो भी माल न्यूट्रिशन रहेगा, क्योंकि मदर ही माल न्यूट्रिशन थी अपने टाइम पे, अंडर न्यूट्रिशन थी। तो इसकी वजह से मतलब इंटर जनरेशनल इक्विटी भी आप मेंटेन नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसा चीज़ें इंश्योर करना है कि वुमेन अंडर न्यूट्रिशन नहीं रहे अगर वो इस एज ग्रुप में है, एडोलेसेंट हैं, गर्ल हैं, वुमेन एंड चाइल्ड। तो इसके लिए आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर सही ऑप्शन है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अभी जो गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, आपने अगर पढ़ा होगा तो, पोषक वाटिकास, जहाँ पे अच्छे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह उगाए जाएंगे, जो भी बैरन लैंड पड़ा है गवर्नमेंट के पास, और उसका जो भी प्रोड्यूस रहेगा वो आपका मिड डे मील वगैरह में यूज़ होगा या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लोगों को खाना कुछ दे दिया जाएगा इस टाइप का। फिर आपको पता है आयरन की डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, देन कैल्शियम, देन विटामिन ए, देन मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सिकल सेल एनीमिया, इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमें इससे रिलेटेड भी काम करना है, जो कि जनरली काफ़ी प्रेवलेंट एक टाइप का एनीमिया रहता है जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स में, सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स में देखने को मिलता है, सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज दे फेस ऑब्स्ट्रकल्स इन एक्सेसिंग
एंड एक्सरसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव राइट्स, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि वुमेन के रिप्रोडक्टिव राइट्स की भाई उन्हें कब चाइल्ड बियर करना है या जो भी उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं वो मिसिंग होते हैं। दे डोंट हैव एनी लाइक काइंड ऑफ पावर वाइल एक्सरसाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव राइट्स। मेल के पास ये राइट्स खूब सारे रहते हैं कि भाई उसे जब भी कोई रिप्रोडक्शन वाला काम करना है वो कर सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू वुमेन दे आर जस्ट अ सब्जेक्ट मैटर। एंड दिस इज वेयर इकोनॉमिक सर्वे इन 2018 हैज सेड दैट मेटा सन प्रेफरेंस, कि इंडिया में ये प्रेफरेंस सन का प्रेफरेंस को ज़्यादा ही है। दे विल कीप ऑन हैविंग चिल्ड्रन अंटिल दे गेट अ सन। भाई तो 3 लड़कियां हो जाएंगी फिर चौथे का करेंगे क्योंकि लड़का चाहिए उन्हें। तो यहाँ पे दिक्कत होती है। क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई वो जो वुमेन है वो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, पराया धन है, कुछ ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं, विच इज़ रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। बिकॉज आप उन पे भी तो वैल्यू ऐड कर सकते हो यार। आप वुमेन को क्यों नहीं पढ़ाते इतना कि वो एक अपने आप में ही रोल मॉडल बन सके किसी के लिए। तो यहाँ पे ऐसे इशूज़ हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वुमेन बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इंडिया में। सिमिलरली चाइल्ड भी हैं और हमें काफ़ी सारे स्टेप्स लेना है। देयर इज़ लॉन्ग वे टू गो जहाँ पे इंडिया में जनरेशन या जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो काफ़ी कम हो जाए। जेंडर बजटिंग एक सही ऑप्शन है, आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो जेंडर बजटिंग के बारे में। देन आपको ये भी इंश्योर करना है कि अवेयरनेस क्रिएट हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी तरह से। हमें ये लगना चाहिए कि दे आर एट पार विथ ईच अदर। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ने 31 लाख रुपीज़ पर पर्सन जो भी वुमेन हॉकी टीम थी मध्य प्रदेश की उनको दिया है। तो बेसिकली ये स्टेप्स क्या होते हैं, ये बताते हैं कि यार अगर आप एक वुमेन हो और अगर आप प्लेयर हो तो गवर्नमेंट आपका सपोर्ट करने को तैयार है। लाडली लक्ष्मी योजना इज वन गुड स्टेप। तो दीज आर स्टेप्स विच नीड्स टू बी लाइक उनको बहुत ज़्यादा फेमस करने की ज़रूरत है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों को ये ना लगे कि यार मैं वुमेन हूँ मैं पीछे रहूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। दे लाइक वो भी फाइट कर सकती हैं, दे आर comparatively better than men, I would say, right? So that's all in today's lecture. यहाँ पे MPPSC और UPSC की क्लासेस चालू हैं, कुछ ही सीट्स रिमेनिंग है MPPSC के बैच के लिए। सो इफ़ यू आर विलिंग टू ज्वाइन एंड इफ़ यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम इन द नेक्स्ट 2 or 3 years देन डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन। आप छिंदवाड़ा में आ सकते हो, 2-3 साल का कोर्स रहेगा, 2 साल का रहेगा मिनिमम। आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। साइनिंग ऑफ फ्रॉम निधिश एकेडमी, अनर जैन। टेक केयर।